Hello everyone, I am back with the 8th lecture of the chapter Poets and Pancakes from your book Flamingo. Students, in the previous lecture we came across another important character of the chapter and he was Frank Buckman. He came to India or in Madras with his moral rearmament army which consisted of 200 people. Frank Buckman इंडिया आते हैं, मद्रास आते हैं अपने मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के साथ, जिसमें करीबन 200 लोग होते हैं. ऑलराइट. और फ्रैंक बुकमैन वॉज अ राइटर, प्ले राइट. वो एक नाटक, वो जो आर्मी थी वो उनकी नाटक कंपनी जैसी होती है ना, वैसा थिएटर करते थे वो लोग, जगह जगह पे जा कर के नाटक प्लेस करते थे. तो वो जो उनकी आर्मी थी उसमें 200 लोग थे जो सब लोग मिल कर के ये नाटक जहाँ भी जाते थे वहाँ करते थे. और देयर वर टू इम्पॉर्टेंट प्लेस, द गॉथम वैली एंड द सेकेंड वॉज द फॉरगॉटन फैक्टर. ये बहुत ही प्रोफेशनली और यू कैन से फेमस प्लेस थे इनके, ठीक है, जिसको ये लोग जहाँ भी जाते थे बहुत प्रोफेशनली परफॉर्म करते थे एंड पीपल रियली लाइक देम. इनफैक्ट जब वो मद्रास आते हैं तो द जेमिनाई फैमिली हु वेलकम द फ्रैंक बुकमैन्स रीआर्मामेंट आर्मी, जो जेमिनाई फैमिली थी, जेमिनाई स्टूडियो की जो 600 लोगों की फैमिली थी, तो जब फ्रैंक बुकमैन मद्रास आए थे दे सॉ इट अगेन एंड अगेन. तो जेमिनाई स्टूडियो वाले जो लोग थे वो, उनको तो ये दोनों प्लेस इतने पसंद आते हैं कि ये लोग खुद भी अपने जान पहचान के लोगों के साथ, खुद तो ये लोग 600 लोग थे और अपने और भी जान पहचान के लोगों के साथ जा कर के इस प्लेस को बार बार ओवर एंड ओवर अगेन देखते थे, ठीक है, बार बार देखा करते थे. नाउ अब ऐसी क्या बात थी इनके प्लेस में? इट वॉज द मैसेज इट यूजुअली गेव वॉज वेरी सिंपल एंड प्लेन होमलीज. ठीक है, मतलब ये बहुत सिंपल मैसेज देता था. इनका जो शिक्षा देती है, जैसे लेसन होता है ना, जैसे मॉरल देता है, कोई भी चैप्टर होता है उसको पढ़ते तो हमें क्या शिक्षा मिलती है उससे, तो वैसे ही उनका जो नाटक था, उनका जो प्ले था वो धर्म उपदेश वाला होता था बहुत ज़्यादा. ठीक है, जैसे बुद्धा के प्रीचिंग्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, धर्म उपदेश सिखाए जाते हैं, वैसे ही इनका भी इनका जो दोनों प्लेस था फ्रैंक बुकमैन का, वो भी ऐसे ही धर्म उपदेश वाली चीज़ें सिखाते थे प्लेस में. और क्या चीज़ें बहुत स्पेशल थी देखते हैं. द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज बट द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम वर फर्स्ट रेट. तो ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है, जो कहानी का जो उपदेश था वो बहुत सिंपल था, प्लेन था, बहुत साधारण था. लेकिन जो सेट था ना, जो तैयारी करते थे ये लोग, जो सेट लगाते थे और जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनते थे, वो फर्स्ट रेट थी, वो ए क्लास थी. मतलब वो बहुत हाईटेक था, नॉट टेक्नोलॉजी वाइज, लेकिन उस समय के हिसाब से वो लोग बहुत ही ए ग्रेड करते थे उसको. ऑलराइट, ये नहीं कि जैसे तैसे कॉस्ट्यूम्स पहन करके और नाटक कर रहे हैं कि बार बार एक ही चीज़ तो करना, नहीं, फर्स्ट रेट था वो. मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of the Gotham Valley with a bare stage. और इनका जो गौथम वैली में एक कोई सीन होगा सनराइज़ का और सनसेट का, ठीक है. तो जो मद्रास फैमिली थी और जो तमिलियन फैमिली थी वो इतनी इम्प्रेस हुई उस सीन से, उस सनराइज़ और सनसेट के सीन से, कि अगले कुछ सालों तक आने वाली जो भी मद्रास पिक्चर्स थी, मद्रास में जो भी पिक्चर्स बनते थे उसमें ये सीन को ज़रूर डाला जाता था. ठीक है, वो सनराइज़ और सनसेट वाला सीन जो गौथम वैली जो प्ले था उसमें इन्होंने कोई सनसेट और सनराइज़ का सीन दिखाया होगा. तो ये जो मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी था, जो लोग भी वहाँ पिक्चर बनाते थे या नाटक करते थे मद्रास में, तो वो लोग इतने इम्प्रेस हुए कि उस चीज़ को वो लोग कॉपी करने लगे कई सालों तक. और कई सालों तक जितने भी मूवीज़ बनती थी उसमें ये सीन को ज़रूर डाला जाता था. सीन क्या था कि एक खाली स्टेज होता था, ठीक है, विथ बेयर स्टेज. बेयर का मतलब खाली, और उसमें सनराइज़ हो रहा है, सनसेट हो रहा है. अ वाइट बैकग्राउंड कर्टन, उसमें बैकग्राउंड जो होता था वो सफ़ेद कर्टन होता था, ठीक है, सफ़ेद पर्दा होता था. एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और एक धुन बजती थी बांसुरी पे, ठीक है. साउथ में वैसे भी शहनाई और बांसुरी बहुत फेमस है. तो ये सीन बहुत ज़्यादा गौथम वैली से फेमस हुआ कि एक खाली स्टेज होगा और खाली स्टेज पे सनराइज़ होगा जिसमें सफ़ेद पर्दे होंगे और धुन बजती होगी उस पे बांसुरी पे, ठीक है. तो ये वाला चीज़ ज़्यादातर मद्रास पिक्चर्स में होने लगा क्योंकि लोग बहुत इम्प्रेस हुए थे इससे.
अभी भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इट वॉज सम ईयर्स दैट later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the bosses of Madras like M. Vasant simply played into their hands. कुछ सालों के बाद अशोकमित्रन को ये पता चला कि, और उनके बॉसेस को भी ये पता चला, यानी SS वसंत को भी ये पता चला कि जो MRA फैमिली थी वो काउंटर मूवमेंट थी। किसकी? इंटरनेशनल कम्युनिज्म की। मतलब ये लोग क्या करते थे, एक तरीके का काउंटर मूवमेंट का मतलब होता है अगेंस्ट कोई मूवमेंट चलाना, ठीक है। कोई आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है, उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिशन में कोई मूवमेंट चलाना, उसको क्या बोलते हैं? काउंटर मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो MRA फैमिली जो थी वो इंटरनेशनल कम्युनिज्म का काउंटर मूवमेंट कर रही थी, ठीक है। लेकिन ये बात इनके बॉसेस को भी नहीं पता था और ना ही अशोकमित्रन को पता था। कुछ सालों बाद पता चला, और ये पता चला कि मिस्टर वसंत जो हैं वो और मिस्टर वसंत जैसे और भी लोग जो MRA फैमिली के साथ थे वो अनजाने में उनका मोहरा बन गए, ठीक है। होता है ना कि जैसे मैं कहीं पे किसी के साथ जा रही हूँ और मुझे पता नहीं है और मैंने अनजाने में उसका साथ दे दिया, ठीक है। वो लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं था जिस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ, ठीक है, और वो लोग उस काम को कर रहे हैं और अनजाने में मैंने उनका साथ दे दिया जस्ट बिकॉज मैं उनको अपना दोस्त समझती हूँ। तो इसको बोलते हैं कि प्लेड इनटू देयर हैंड्स, मतलब मैं अपने ही हाथों से खेल गई उनके तरफ से, ठीक है। तो ये बोला जाता है प्लेड इनटू देयर हैंड्स, यानी उन्होंने मेरा इस्तेमाल कर लिया या मैंने अपने आप को पेश कर दिया कि हाँ आ बैल मुझे मार, या इस तरीके का एक सिनेरियो वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिज्म में। मतलब SS वसंत जो थे उनको ये बात मालूम नहीं थी और वो उनके साथ साथ उस कम्युनिज्म का समझो हिस्सा हो गया, काउंटर मूवमेंट का, ठीक है, अनजाने में। ऑलराइट, आई एम नॉट श्योर हाउएवर that this was indeed the case for the unchangeable aspect of these bosses and their enterprises remained the same. लेकिन अशोकमित्रन को भी नहीं पता कि ये केस क्या था। उन्होंने लिखा है कि उन्हें भी इस बात का ठीक से पता नहीं है। आई वॉज नॉट श्योर इंडीड, उन्हें नहीं पता है कि जो केस था वो एक्चुअली था क्या, किस बात का काउंटर और मूवमेंट चल रहा था, क्या कम्युनिज्म था, नहीं था, इन्हें भी नहीं पता। लेकिन और SS वसंत को पता चला भी कि इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है या अनजाने में मैं उनकी तरफ से खेल गया, ये बात SS वसंत को मालूम चली भी। लेकिन फ्रैंक बकमैन और SS वसंत दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका यू कैन से उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो ये जानने के बाद भी कि ऐसा हो गया है, अनजाने में उन्होंने उनका साथ दे दिया है, इस पे उन दोनों के बॉन्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अनचेंजेबल था वो, ठीक है। वो एस्पेक्ट जो था जिसको अब बदला नहीं जा सकता है, इससे उनके बॉन्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अभी भी दोस्त थे। MRA और नो MRA रहे चाहे ना रहे, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म रहे और ना रहे, इनका बॉन्ड जो था वो सेम था, हमेशा से सेम रहा। ये नहीं कि SS वसंत वहाँ जा कर के उसको डांटने लगे, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे यूज़ किया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनका बॉन्ड जो था वो हमेशा से जैसा था वैसा ही रहा, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। नाउ यस, the staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. तो अब बारी आ गई थी MRA जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है उसके जाने की, अलविदा लेने की। तो जो स्टाफ थे जेमिनाई स्टूडियो के, उन्होंने काफ़ी एक अच्छा समय बिताया जब उन्होंने MRA को क्या किया, होस्ट किया, उनकी खातिरदारी की, है ना। जितने भी लोग आए थे तो जेमिनाई फैमिली ही उनको होस्ट कर रहा था ना, उनका स्वागत किया उसने, उनकी खातिरदारी की। तो ये एक बहुत ही अच्छा समय था उनके लिए। तो वो सिर्फ 200 लोग ऐसे वैसे नहीं थे, वो ऑल ह्यूज़ के थे। ऑल ह्यूज़ का मतलब होता है कलर, कॉम्प्लेक्शन। अब कॉम्प्लेक्शन का क्या
मतलब हर तरह के दिखने वाले लोग, हर तरह के कलर के लोग। अब जैसे ब्रिटिश हैं तो वो लोग गोरे होते हैं तो उनको गोरा बोला जाता है। आपने हिंदी मूवीज़ में भी देखा होगा, गोरे आए हैं, गोरे कहने का मतलब गोरों ने हमारी ज़मीन हड़प ली है, तो उनको गोरे बोल करके रेफ़र किया जाता था ड्यू टू देयर कलर। और हम लोग इंडियंस को और साउथ अफ्रीकन को हम लोग को जनरली ब्लैक पीपल बोल करके रेफ़र किया जाता है, बिकॉज आवर स्किन इज़ डस्की, हम लोग का जो रंग है वो गेहुआ कलर का है। तो कलर के हिसाब से लोगों को कभी कभी इंडिकेट किया जाता है, जो कि गलत है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो 200 पीपल थे रीआर्मामेंट आर्मी में, उसमें हर तरह के लोग थे, मतलब हर नेशनैलिटी के लोग थे, कम से कम 20 नेशनैलिटी के। यहाँ देखो लिखा हुआ है एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज़, मतलब 20 अलग अलग नेशनैलिटीज़ के 20 अलग अलग देशों से लोग आए थे। और ऑल ह्यूज़ यानी हर कलर के लोग थे, यानी अलग अलग जगह के लोग थे। ठीक है, तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनका, जेमिनी फैमिली का। जितने भी स्टाफ थे वो बहुत खुश थे इनको होस्ट करके। इट वॉज सच अ change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department। और वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा चेंज था हमारे लिए, क्योंकि जब भी हम लोग क्राउड वाला कोई सीन करते हैं तो उसमें क्या होता था कि यूजुअल लोग होते थे, हमेशा जो यहाँ रहते हैं वही लोग क्राउड प्ले करते होंगे। सपोज़ कोई पिक्चर बन रही है जेमिनी स्टूडियो में, तो वहाँ भीड़ का कोई सीन दिखाना है, तो उसमें तो वहीं के लोकल लोग को ही उठा के लाते होंगे ना वो लोग, और उन पर मेकअप थोपते होंगे। ठीक है, लेकिन कई दिनों बाद फॉर अ चेंज कुछ बदलाव था कि इतने सारे 200 अलग अलग तरह के लोगों के ऊपर, क्योंकि ये लोग भी नाटक करते होंगे, तो जेमिनी स्टूडियो उनका मेकअप कर रहा था। वो जो ऑफिस बॉय था, मेकअप डिपार्टमेंट वाला जो लड़का था, वही उनका मेकअप करता था। तो उसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा कि एक अनयूजुअल क्राउड, मतलब अलग भीड़ के ऊपर मेकअप थोप रहा था वो। ठीक है, बहुत दिनों के बाद किसी अलग इंसान का मेकअप कर रहा था वो। ठीक है, तो ये भी उसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, और इनके लिए भी इस अलग भीड़ को देखना और उसका मेकअप होते हुए देखना, ये भी उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ऑलराइट, नाउ अब एक नए पड़ाव में आ रहे हैं हम लोग। ये भी फ्रैंक बकमैन वाला जो फेज़ था वो भी ख़त्म हो गया। तो देखो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, चैप्टर आपको अलग अलग तरीके से समझना होगा। समझो है ये एक चैप्टर, लेकिन इसमें बहुत सारे फेजेज़ हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। हर चैप्टर में वो कोई कैरेक्टर आ रहा है, वो 2 पैराग्राफ के बाद वो ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं है ना। जिक्र है भी तो वो थोड़ा बहुत जिक्र है, जैसे ऑफिस बॉय का भी बहुत देर के बाद वो जिक्र किया गया है ना, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं बोला गया उसके बारे में। तो ये जो पूरा पैराग्राफ था वो किसके बारे में था, फ्रैंक बकमैन के बारे में। उससे पहले जो पैराग्राफ था वो हमने देखा तो किसके बारे में था, जेमिनी स्टूडियो के जो पोएट्स थे, अलग अलग जो बैठक लगाते थे उनके बारे में था। उसके पहले लॉयर के बारे में था। तो इस तरीके से एक एक पार्ट, एक एक पैराग्राफ जो है वो पूरे जेमिनी स्टूडियो में जो लोग वहाँ से रिलेटेड थे, और अशोकामित्रन का जो एक्सपीरियंस है वहाँ रहने के बाद, और जिन जिन लोगों से वो जैसे जैसे मिले, वहाँ जो इंसिडेंट हुआ, वो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। तो दिस चैप्टर, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये इनका पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो ये उन दिनों वहाँ रहे, उस दौरान जो चीज़ें हुई उसको थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। किसी भी चीज़ को दूसरे से कनेक्ट, अगर आपको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है तो वो इस वजह से नहीं मिल रही है क्योंकि वो कनेक्टिविटी है नहीं, वो सब अलग अलग पार्ट है, अलग अलग रोल है, अलग अलग लोगों के बारे में। ठीक है, तो वो कनेक्टिविटी ढूंढने की कोशिश आप मत करिएगा चैप्टर में, क्योंकि ये कोई स्टोरी नहीं है कि सारे जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। ऑलराइट, नाउ अ फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइन ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बज्ड। कुछ महीने बाद ये फ्रैंक बकमैन की आर्मी वहाँ से चली गई, माहौल शांत हो गया, सब अपने एज़ यूजुअल काम में लग गए। जो पिक्चर की शूटिंग हो रही थी, जैसे चल रहा था सब कुछ वैसे चल रहा है। कुछ महीनों बाद टेलीफोन बजता है बड़े बॉसेस का, जो मालिक लोग हैं उन लोग का फ़ोन बजा, बज़ हुआ यानी रिंग हुआ। एंड वंस अगेन वी एट द जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड द होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। और एक बार फिर जेमिनी स्टूडियो का जो स्टेज था, शूटिंग स्टेज जहाँ पे शूटिंग चलती थी, उसको पूरा साफ़ किया गया, क्लियर कर दिया गया,
क्योंकि ये लोग फिर से एक विजिटर को वेलकम करने वाले थे। एक नए आदमी को कोई आने वाला था और उसकी तैयारी में ये लोग लग गए थे, क्योंकि फ़ोन बजा कि हाँ देखो तुम्हारे यहाँ पे ये आदमी आने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई आ रहा है बाहर से, तो अब उसकी तैयारी तो करनी होगी। तो जल्दी जल्दी सारा स्टेज को, जेमिनी स्टूडियो को जहाँ शूटिंग होती थी, पूरे स्टेज को क्लियर किया गया, साफ़ सुथरा किया गया। ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, लेकिन जानकारी पूरी नहीं दी गई, सिर्फ इतना बता दिया गया कि फ़ोन बजा, हाँ हेलो, इंग्लैंड से कोई पोएट आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी की तैयारी में लग जाओ, उनको वेलकम करना है तुम लोगों को, बस इतना ही बताया गया, ठीक है, कि इंग्लैंड से कोई पोएट आ रहा है। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। अब बात थी कि जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे उनको हिंदी नहीं आती थी, वो लोग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो वो लोग पोइट्रीज़ को उतना ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, इंग्लिश को उतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज उनको आती थी तो तमिल आती थी या उनको मद्रासी बोलना आता था, ठीक है, कन्नड़ वन्नड़ आता होगा बोलना, जो उनका अपना लैंग्वेज था वही आता था उनको बोलना। तो अब एक आध जो लोग पढ़े लिखे थे, थोड़े बहुत लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर को समझते थे या जानते थे, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानते थे, तो वो लोग दो पोएट का नाम जानते थे। एक का नाम था वर्ड्सवर्थ, दूसरे का नाम था टेनिसन। वर्ड्सवर्थ कौन है, आपने भी नाम सुना होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत फेमस नेचर पोएट है ना इंग्लिश लिटरेचर के। दूसरे का नाम था टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन, तो ये भी बहुत फेमस इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक पोएट। तो जो थोड़ा बहुत जानकारी, इतनी सी भी अगर किसी को जानकारी थी तो इन्हीं दो पोएट के बारे में थी, ठीक है। तो वहाँ के जो स्टाफ थे, अब पोएट इंग्लैंड से कोई आ रहा है, पोएट अगर नाम सुनेंगे तो भाई कौन आ रहा है, तो हम लोग तो दो ही पोएट का नाम जानते हैं, हो सकता है इन्हीं दोनों में से कोई आ रहा होगा। तो यही उनके दिमाग में चल रहा था। द मोर लिटरेट न्यूज़ वंस न्यू ऑफ कीट्स, शेली एंड बायरन। उनसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे थे, तो थोड़ा बहुत और लिटरेचर जो जानने वाले थे, एक स्टेप ऊपर वाले, तो वो लोग और दो तीन पोएट को जानते थे, जैसे कीट्स, जॉन कीट्स, ठीक है, दूसरा हो गया शेली, पीबी शेली, और तीसरे हो गया बायरन, लॉर्ड बायरन, ठीक है। तो इनका नाम जानते थे। तो जो बिल्कुल नहीं जानते थे वो दो का नाम जानते थे, ठीक है, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। जो उनसे थोड़े बहुत लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, जो लिटरेचर का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते थे, तो वो लोग बायरन, शेली और कीट्स को जानते थे। ये लोग भी बहुत फेमस रोमांटिक पोएट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, ठीक है, उन दिनों के। और and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot। और उनमें से एक आध और ऐसे थे जो हल्की फुल्की, फेंटली, बहुत धुंधला सा एक और नाम जानते थे जिसका नाम था इलियट। तो देखो यहाँ पे आपको इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे पोएट्स का नाम बताया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेली, कीट्स एंड इलियट, ठीक है। ये सब रोमांटिक एजेस के पोएट हैं, मॉडर्न पोएट्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग इनका नाम जानते थे। कुछ लोग इन दोनों को जानते थे, कुछ लोग इन तीन का नाम जो से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और कुछ लोग धुंधले धुंधले एक आध नाम याद आ रहा था उनको, उनका नाम था इलियट, टी.एस. इलियट, बहुत फेमस पोएट। तो ये सारे ही इंग्लिश के बहुत ही दिग्गज पोएट्स में से एक हैं, ठीक है। तो इन लोगों का नाम जान रहे थे। अब इनमें से कौन आ रहा है किसी को नहीं पता कि आखिर आ कौन रहा है। Who was the poet visiting the Gemini Studios now? तो अब सवाल था कि आखिर जेमिनी स्टूडियो में आ कौन रहा है अभी, ठीक है। He is not a poet, he is an editor। उसमें से कोई बोलता है अरे वो पोएट नहीं है, वो एडिटर हैं, ठीक है। जो आ रहे हैं वो पोएट नहीं है, वो एडिटर है। एडिटर कौन होता है? जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिखते हैं, उनको एडिटर बोला जाता है, ठीक है। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ रिसेप्शन, बिग रिसेप्शन। और वो पोएट नहीं है, वो एडिटर, इसीलिए तो बॉस उनको इतना बड़ा वेलकम दे रहे हैं, रिसेप्शन दे रहे हैं। रिसेप्शन का मतलब होता है स्वागत करना, उनका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि वसन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकटन। ऐसा कहने का मतलब
जो भी था वहाँ वो अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि अरे जो आ रहे हैं ना वो पोएट नहीं है, वो एक एडिटर हैं, इसीलिए तो बॉस उनको इतना बड़ा वेलकम दे रहे हैं, क्योंकि बॉस जो हैं वो खुद एडिटर हैं तमिल वीकली के, और उनका नाम है आनंद विकटन। यानी कि जो एसएस वासन हैं वो खुद एडिटर थे तमिल वीकली मैगज़ीन के, जिसका नाम था आनंद विकटन। ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर या मैगज़ीन है जो वीकली आती है, वहाँ पे वीकली न्यूज़पेपर होता है या वीकली मैगज़ीन आता है ना हमारे यहाँ पे, तो वैसे ही तमिल का एक वीकली मैगज़ीन या वीकली न्यूज़पेपर होगा जिसका नाम था आनंद विकटन, जहाँ पे एसएस वसन काम करते थे। ठीक है, और उनका स्टूडियो भी था, लेकिन वो खुद एक एज एन एडिटर काम किया करते थे। ठीक, अब जो आदमी है वो कह रहा है कि बॉस पोएट को क्यों वेलकम करेंगे, वो जो आ रहा है वो एडिटर है और ये खुद भी एडिटर है, तो एडिटर का वेलकम करेगा ना। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे कॉलेज और स्कूल्स में जो चीफ गेस्ट होते हैं वो जनरली एजुकेशन रिलेटेड होते हैं, है ना। तो जो कोई भी एजुकेशनिस्ट ऐसा कोई भी इंसान जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, डीईओ हो गए, या तो उनको ही चीफ गेस्ट बना करके बुलाया जाता है जिनका एजुकेशन से थोड़ा बहुत लेना देना हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को भी चीफ गेस्ट बना करके बुला लेते हैं, नहीं ना। तो इसीलिए जो जिस लाइन में होता है उसको ज़्यादा ग्रैंड रिसेप्शन दिया जाता है, मतलब इनका ऐसा मानना है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि इसीलिए तो बॉस उनको इतना अच्छा वेलकम दे रहे हैं। He wasn't the editor of any of the known names of British publication in Madras, that is those known at the Gemini Studios. लेकिन जो आ रहे थे वो अब एडिटर थे या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो मद्रास में कुछ ब्रिटिश पब्लिकेशन था। ब्रिटिश के समय कुछ ऐसे पब्लिकेशन बनाए गए थे मद्रास में जो ब्रिटिश ने खुलवाया था, और एक दो का नाम वहाँ जो मद्रास जो लोग थे वहाँ पे वो लोग को पता था, उनमें से वो किसी के एडिटर नहीं थे। जो भी पब्लिकेशन कंपनी, ब्रिटिश पब्लिकेशन कंपनी मद्रास में वहाँ पे थी, उनमें से जो लोग जेमिनी स्टूडियो के लोग जिसको जानते थे, उनमें से वो किसी के एडिटर नहीं थे। तो सवाल है कि ये थे कौन और कहाँ के एडिटर थे। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was the poet was the editor of a daily. अब जो इतना वेलकम और तामझाम कर रहे थे उनको बुलाने का और उनका स्वागत करने का, वो द हिंदू वाले लोग थे। द हिंदू जो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है ना, तो वो लोग इनिशिएटिव ले रहे थे, यानी कि आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रहे थे उनके वेलकम का। तो गेस ये था, सरमाइज का मतलब होता है गेस। तो सब लोग वहाँ पे गेस लगा रहे हैं कि जो एडिटर आ रहे हैं वो ज़रूर किसी डेली न्यूज़पेपर के एडिटर होंगे। ठीक है, न्यूज़ यहाँ लिखा हुआ है द एडिटर ऑफ अ डेली, डेली का मतलब होता है न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ज़रूर जो एडिटर आ रहे हैं वो कोई डेली न्यूज़पेपर जो होता आता होगा उसके कोई एडिटर होंगे। बट नॉट द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। लेकिन दो न्यूज़पेपर है जो डेली आता है जिसका नाम है मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स, इन दोनों के तो नहीं है, क्योंकि देखो लोकल लोग हैं। अब लोकल लोग जो जहाँ काम करता है उनको जानते हैं, तो उनको पता है कि मैनचेस्टर गार्डियन का भी एडिटर नहीं है, लंदन टाइम्स का भी एडिटर नहीं है। कुछ पब्लिकेशन हाउस जो ब्रिटिश ने खुलवाया है उनमें भी वो काम नहीं करता है। ठीक है, दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। और ये लोग बस क्या कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, गेस लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये जो आ रहे हैं वो कौन है। ना ही वो ब्रिटिश पब्लिकेशन के किसी पब्लिकेशन हाउस के एडिटर हैं। अगर द हिंदू में जो काम कर रहे हैं लोग, वो लोग इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो हो सकता है वहाँ काम करते होंगे, लेकिन नहीं, वहाँ भी तो काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ के तो सारे लोगों को हम लोग जानते हैं। अब बचा यहाँ दो न्यूज़पेपर आता है डेली जिसका नाम है मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स, तो इनके भी नहीं हैं क्योंकि इनके भी सारे लोगों को हम लोग जानते हैं। तो आखिर ये जो आ रहे हैं वो कहाँ के एडिटर हैं। तो ये सारे जो गेसेस हैं उनमें चल रहा था, और ये सारे बातें वो लोग खुद में कर रहे थे, लेकिन इससे ज़्यादा वो लोग अनुमान नहीं लगा पाते हैं, कोई गेस नहीं कर पाते हैं। सरमाइज का मतलब होता है गेस करना, अनुमान लगाना। ठीक है, तो यहाँ तक ही वो लोग गेस कर पाते हैं, इससे ज़्यादा वो लोग अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं फ़िलहाल। और आई विल ऑल्सो कीप दिस अ मिस्ट्री, और यू कैन से
an interesting phase or a turn for your next video, that you must find out that कि वो कहाँ के editor थे और who was coming to the Gemini studio and who they were supposed to welcome at the Gemini studio. All right, so we will discuss the rest of the chapter in the next lecture. Thank you. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. He was a tall man, very English, very serious, and of course very unknown to all of us. अब देखो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया उनको पोएट को और एडिटर को, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एट लास्ट, क्योंकि इनका गेसेस तो ख़त्म नहीं हो रहा था, ये लोग कहाँ से आए हैं नहीं आए, वो जो आ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, एडिटर हैं कि पोएट हैं, ये अभी तक इन लोगों को श्योर नहीं था। बस ये लोग को वेलकम करने के लिए बोला गया था और ये लोग वेलकम की तैयारी कर चुके थे। आखिरकार 4 बजे दोपहर में वो पोएट आते हैं और ब्रैकेट में लिखा हुआ और द एडिटर, क्योंकि अभी तक ये लोग श्योर नहीं हैं कि जो आ रहे हैं वो पोएट है या एडिटर है, इसीलिए पोएट और एडिटर दोनों लिखा गया है। वो फ़िलहाल आए और ही वॉज अ टॉल मैन, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, वो लंबे थे। ही वॉज टॉल, वेरी इंग्लिश, यानी कि ऑब्वियसली इंग्लैंड से आ रहे हैं तो उनका ना, जैसे जो लोग अमेरिका में रहते हैं और जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों के स्टाइल ऑफ लिविंग में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों के बोलने में, एक्सेंट में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों के वे ऑफ टॉकिंग में बहुत डिफरेंस होता है। जो ब्रिटिश होते हैं वो बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं, ठीक है, और जेंटलमैन होते हैं। और वेरी इंग्लिश, यानी कि वेरी इंग्लिश इसलिए बोला गया है कि उनका अटायर और उनका लैंग्वेज या सब कुछ जो था वो बहुत ही ज़्यादा, ऑब्वियसली इंग्लिश थे तो इंग्लिश मैन के जैसा ही होगा, इंग्लिश मैन के जैसा ही होगा, तो इसीलिए उनको वेरी इंग्लिश बोला गया है। यानी कि ही वॉज टोटली, कोई भी देख करके उनको बोल सकता था दैट ही इज़ एन इंग्लिश मैन। वेरी सीरियस, और बहुत सीरियस थे, बहुत ही गंभीर इंसान थे। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और सबसे बड़ी बात थी कि वो अननोन थे, यानी कि किसी को, कोई उनको पहचान नहीं रहा था, जितने भी लोग थे सारे के सारे उनसे अनजान थे। Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. अब battling का मतलब क्या होता है, लड़ना, ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन आ रहा है, बस कोई आ रहे हैं, तो ये और क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है कि आखिर कौन आ रहा है। तो सब लोग क्या कर रहे थे, इधर उधर चढ़ करके देख रहे थे कि आखिर स्टेज पे जो चढ़ रहे हैं वो है कौन। तो पेडेस्टल का मतलब होता है एक जगह होती है, किसी भी लंबे पिलर जैसा होता है, वो उस पर किसी चीज़ को रखा जाता है तो उसको पेडेस्टल बोला है। तो सब लोग ऊंचे ऊंचे जगह पे चढ़ करके देख रहे थे कि आखिर जो आए हैं वो कौन हैं और क्यों इतनी तैयारी की गई है। तो बैटलिंग का मतलब होता है मुश्किल से लड़ते हुए आगे बढ़े। हाफ अ डजन पेडेस्टल फैन ऑन द शूटिंग स्टेज पे सारे फैंस भरे हुए थे उनके। और द बॉस, जो बॉस थे यानी SS वसन, रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच। SS वसन जो थे वो उन्होंने एक लंबा सा स्पीच दिया। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेशियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर। अब सबसे कमाल की बात ये थी कि जब SS वसन स्पीच दे रहे थे तो ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि SS वसन खुद भी उनको बहुत अच्छे से नहीं जानते, उनके बारे में बहुत थोड़ी जानकारी थी। प्रेशियस लिटिल नॉलेज था उनको पोएट या एडिटर के बारे में, मतलब जो आए थे या तो वो पोएट थे या तो एडिटर थे या जो भी थे, तो उनके बारे में SS वसन को भी नहीं पता था, वो उनके बारे में बहुत कम जानकारी थी उनको भी। The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with the words like freedom and democracy. और सबसे कमाल की बात ये थी कि अब SS वसन को भी नहीं पता उनके बारे में बहुत कुछ या ज़्यादा कुछ, ठीक। तो जो स्पीच था उसमें ज़्यादातर क्या था, जनरल टर्म्स यूज़ किए गए थे कि हम लोग बहुत आभारी हैं या बहुत ये हमारे लिए सम्मान की बात है, ऑनर की बात है आपका स्वागत करना, और आप ऐसे जनरल टर्म्स में उनकी तारीफ़ कर रहे थे। पेपर्ड का मतलब होता है जी स्वाद डालना, ठीक है।
पेपर का मतलब गोल की, तो किसी भी चीज़ में हम लोग खाने में थोड़ा सा पेपर डालते हैं ऊपर से तो उसमें स्वाद आ जाता है। तो एस.एस. वासन ने क्या किया था, जब उनके लिए जो स्पीच लिखी थी तो उनकी जो तारीफ में वो जो बोल रहे थे उसमें उसको क्या किया था, वर्ड्स से सजाया था। और वो वर्ड्स क्या क्या थे, वो वर्ड्स ऐसे थे, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, मतलब आपने फ्रीडम में बहुत मदद की, या डेमोक्रेसी में आपका बहुत बड़ा योगदान है, वगैरह वगैरह। मतलब जो कॉमन इंसान की तारीफ़ में अगर जो यूज़ किया जा सकता है वैसे चीज़ों के साथ उनकी तारीफ़ कर रहे थे और उनकी बड़ाई कर रहे थे और उनको सराह रहे थे। क्योंकि स्पीच भी देना ज़रूरी था, उनका वेलकम करना भी ज़रूरी था, लेकिन अब बोले तो बोले क्या, कुछ पता भी तो रहे इंसान के बारे में। तो एस.एस. वासन को खुद ही नहीं पता था कि जो आ रहे वो कौन है, उन्होंने क्या क्या किया है, इसलिए उन्होंने स्पीच तैयार की, वो बहुत जनरल टर्म्स में की, मतलब एक आम इंसान को जैसे खुश किया जा सकता है उनके बारे में तारीफ़ करके, वैसे ही किया। देन द पोएट स्पोक, और अब पोएट ने बोलना शुरू किया। ही couldn't have addressed a more dazed and silent audience। और बेचारे पोएट, जब फाइनली यहाँ पे पोएट बोला गया उनको, क्योंकि शायद ऑडियंस को पता चल गया होगा कि जो आए हैं वो पोएट हैं, तो वो जब बोलना शुरू करते हैं तो जो ऑडियंस है पूरी भौचक्की है, एकदम डेज्ड, मतलब बड़ी बड़ी आंखों से क्या कर रही है, देख रही है, ठीक है। डेज्ड का मतलब चौंक करके किसी चीज़ को देखना। एंड साइलेंट ऑडियंस, इतनी साइलेंट ऑडियंस उनको आज तक कभी नहीं मिली होगी इनके हिसाब से। इनका कहना था कि जितनी वहाँ की जो ऑडियंस थी वो गुम थी, क्योंकि कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ इनको समझ ही नहीं आता, तो सब बहुत शांत थे। नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये जो हैं वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है, और क्यों बोल रहे हैं। एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग। और उनका जो एक्सेंट था, एक्सेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोनाउंस करने का तरीका। जैसे हम लोग बोलते हैं वाटर, ठीक है, वाटर हम लोग र प्रोनाउंस करते हैं, जो अमेरिकन्स होते हैं बोलते हैं वाटर, ठीक है, वाटर। तो और जो ब्रिटिश होते हैं वो लोग बोलते हैं वाटर, वाटर, तो वो लोग आर प्रोनाउंस करते नहीं। तो तीनों का एक्सेंट क्या होता है, अलग होता है। एक हम लोग बोले वाटर, वो कहते हैं वाटर, और ये कहते हैं वाटर, वाटर। तो तीनों के प्रोनाउंसिएशन में क्या एक्सेंट का चेंज है, तीनों एक ही शब्द बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग एक्सेंट में बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसी को एक्सेंट बोला जाता है। तो वो किसी को समझ नहीं आया था उनके एक्सेंट के, वो ब्रिटिश थे और ब्रिटिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत अलग होता है। कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी, ऐसा बोलते हैं। और ये तो मैंने फिर भी अच्छे से नहीं बोला क्योंकि आई एम नॉट अ ब्रिटिश, मुझे वो एक्सेंट नहीं आता है, लेकिन वेल आई ट्राइड। तो फिर भी तो ब्रिटिश का जो एक्सेंट होता है वो जब तक आप सबटाइटल्स के साथ नहीं देखोगे तो आपको तुरंत नहीं समझ में आएगा, अगर आपको आदत नहीं है तो बेचारे वहाँ के लोग, उन लोगों को इंग्लिश वैसे भी उतनी अच्छे से नहीं आती थी, तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दैट ही वॉज सेइंग, तो बेचारे लोग को कुछ नहीं समझ में आया कि जो वो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, और लास्ट में वो लोग हार मान जाते हैं कि छोड़ो, समझना ही बेकार है और क्यों समझें, हटाओ। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, जो पूरा जो समारोह था वो 1 घंटे तक चला। देन द पोएट लेफ्ट, और जो पोएट है वहाँ से चले गए। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट, और वहाँ से जो बाकी सारे लोग भी थे कन्फ्यूज़ होकर के, बैफलमेंट में पूरी की तरह कन्फ्यूज्ड कि अभी क्या हुआ, आखिर यहाँ जो हुआ वो क्या था और हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ, यही सोच करके वो लोग इस कन्फ्यूजन में वहाँ से चल दिए। What are we doing, कि आखिर हम लोग यहाँ आए क्यों थे और हम लोगों ने आखिर क्या किया, ठीक है। So I hope you must have understood it till here. Now we will discuss it in the next lecture. Okay, thank you.